सुप्रभात दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर आपके लिए लेके आया हूँ रोज की तरह सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 23 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, मतलब आप सही जगह पर हो। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कुछ आज की मोटिवेशनल पंक्तियाँ। तो क्या है आज की मोटिवेशनल पंक्तियाँ? देखिए कितनी अच्छी बात कही है। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, पर मेहनत चौंका देती है। दोस्तों, आप किस्मत के भरोसे मत रहिए। ये मत सोचिए कि हमें किस्मत मौका देगी। मेहनत करिए और सबको चौंका दीजिए। विचार करिए इस बात पे और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किस संस्थान में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है? किस संस्थान ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रिलायंस टेलीकॉम, ऑप्शन बी BHEL, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी इसरो। दोस्तों, इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा DRDO। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता को आयोजित किया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे कि जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ये हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर DRDO ने किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है यहाँ पे। तो प्रतियोगिता का डेयर टू ड्रीम 2.0। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें है क्या इस प्रतियोगिता में? इसे लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो इनोवेटर्स मतलब समझते हो आप? ये जो शब्द इनोवेटर्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखो, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, और इनोवेटर्स का मतलब होता है कुछ नया करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कुछ अलग नया करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में इन्होंने जो विनर्स होगा, जो चयनित होगा, उसे जो स्टार्टअप में चयनित होगा उसको 10 लाख का इनाम पुरस्कार, और जो व्यक्तिगत है उसे 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी बात समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर DRDO ने किस प्रतियोगिता का आयोजन किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ओल ओलिविया डी हैविलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? आपके ऑप्शन है ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी अभिनेत्री या ऑप्शन डी गायक। दोस्तों, इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक। आइए जानते हैं इनके विषय में थोड़ा बहुत। दोस्तों, इस सवाल का आपका राइट आंसर लेखक नहीं, ऑप्शन सी अभिनेत्री राइट आंसर होगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका, वो ऑप्शन सी होगा, अभिनेत्री। ओलिविया डी हैविलैंड का 104 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, ना कि लेखिका। ठीक है दोस्तों, इनके विषय में आइए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। दोस्तों, 2 बार ऑस्कर जीत चुकी अभिनेत्री ओलिया ओलिविया डी हैविलैंड, 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका जो जन्म है वो जापान के टोक्यो में हुआ था। ओलिविया ने वर्ष 1935 में कैप्टन ब्लड, 1931 में द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड और 1939 में गॉन विद द विंड जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया। और
हॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकराने वाली यह पहली अभिनेत्री थी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को द हैविलैंड लॉ कहा जाने लगा। इनके नाम से ही एक लॉ बन गया हैविलैंड लॉ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से मतलब है मेरा, जैसे फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं ना कि जी कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को साइन कर लेता है कि जी आप 1 साल के लिए या 3 फिल्मों के लिए मेरे साथ काम करोगे इतने पैसे में। इस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे ख़त्म किया। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों आपसे इस वीडियो में मैं कुछ प्रश्न करूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवीचेरी बिम्बटन, ऑप्शन नंबर बी अनीता फ्रेडस और प्रिंसी लेन रॉबर्ट्स और सैलानी अग्रवाल। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा अनीता डिफ्रेड्स। अब आपको बताना क्या है दोस्तों, आपके लिए प्रश्न क्या है? आपके लिए प्रश्न ये है कि आगामी जो ओलंपिक खेल हैं वो किस देश में होंगे? आगामी ओलंपिक खेल किस देश में होंगे और कब होंगे, ये आपको बताना है। किस देश में होंगे और कब होंगे ये बात आपको बतानी है। आइए जानते हैं इस खबर के विषय में थोड़ा डिटेल से चर्चा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष बनाया गया है अनीता डिफ्रेज को, और IOC उपाध्यक्ष के रूप में अनीता डिफ्रेज जो है वो 1997 से 2001 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। और 1978 में डिफ्रेज ने वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप में 4 बार फाइनलिस्ट और सिल्वर मेडल पदक जीते हैं। 1980 में मास्को यानी रूस की राजधानी में आयोजित सत्र में उन्हें ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। और मैं आपको बता दूं IOC का जो मुख्यालय वो है लुसाने में, और IOC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894 में। क्लियर है दोस्तों? चलिए रुक करते हैं आज की अगली खबर का। दोस्तों अगली खबर है आज की, ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हिचेमे मेचीची, एलिफ खाफखाफ, मिलुआ बेलेस्तो, मैरी सेरी लिटर्नो। दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा हिचेमे मेचीची। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में हिचेमे मेचीची को नियुक्त किया गया है। वह देश के अंतरिम मंत्री थे, वह देश के अंतरिम मंत्री थे जो कानून मामलों के काउंसलर भी रह चुके हैं। देखिए दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि करंट भी जो होता है ना वो रिपीट होता है। यानी आप अगर 1 से 1.5 महीने लगातार खबरों, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, इस तरह से अगर आप करंट को पढ़ लो। एक तरीका तो दोस्तों वो होता है कि बस आप करंट के एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे खबरों को पढ़ लो तो आपको लगेगा कि करंट भी रिपीट हो रहा है। देखिए कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ। ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं चेमे मेचीची को ट्यूनीशिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री एलिस खाफखाफ, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ दिन पहले एलिस खाफखाफ के बारे में बताया था कि उन्होंने निजी मतभेदों के चलते इस्तीफा दिया है, बताया था या नहीं? तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब नए कौन बने? हिमेच मेचीची। ठीक है दोस्तों, तो खाफखाफ ने निजी मतभेदों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया था, कुछ दिन पहले की ही बात है। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई होगी, यानी रिपीटेशन हो रहा है, वहीं उसी खबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है। ट्यूनीशिया देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। ट्यूनीशिया देश की मुद्रा क्या है? ट्यूनीशियाई दीनार। और ट्यूनीशिया देश की राजधानी क्या है? तो राजधानी है ट्यूनिस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये खबर आपको अच्छी लगी होगी और इम्पोर्टेंट खबर है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली खबर है आज की, किसने भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडर का पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए वाइस एडमिरल VP देवव्रत, ऑप्शन नंबर बी वाइस एडमिरल RK शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल MA हम्पीहोली, और ऑप्शन नंबर डी वाइस एडमिरल नीरज पुखरेजा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल
MA हेम्पी होली, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों, वाइस एडमिरल MP हेम्पी होली ने भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडर पद पर नियुक्त किया गया है इनको। और वाइस एडमिरल MP हेम्पी होली वर्तमान में भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट दिनेश त्रिपाठी की जगह लेंगे। यानी वर्तमान में जो INA के जो निदेशक हैं, जो कमांडेंट हैं, वो कौन है? दिनेश त्रिपाठी। उनकी जगह पे अब कौन लेंगे? हेम्पी होली। ठीक है। हेम्पी होली ने जो अपनी शिक्षा की है वो दिल्ली से की है, और इन्होंने 2007 से 9 के दौरान INS मंडोवी गोवा कमांडेंट नौसेना अकादमी कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य भी किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च की है? दोस्तों, इस सवाल के ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, बिहार, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है रोजगार बाजार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली राज्य की जो सरकार है उसने स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के उद्देश्य से बाजार पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग रोजगार खोज रहे हैं उनकी काबिलियत के अनुसार उनको रोजगार मुहैया कराना। इस पोर्टल में क्या है कि लोगों को अपने रोजगार से, अपने पेशे से संबंधित जानकारी पोर्टल पे डालनी होगी और उसके आधार पे उन्हें नौकरी मुहैया कराई जाएगी। यानी पोर्टल पे जानकारी अपलोड करिए, उसके आधार पे उनको नौकरी मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, चलिए रुक करते हैं आज की अगली खबर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर B नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर C डॉक्टर हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर C रामविलास पासवान। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ जी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर मौसम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंटरनेट क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स ICRISAT और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा डिज़ाइन विकसित किया गया है। मौसम मोबाइल एप्लीकेशन 200 शहरों का तापमान दिन में 8 बार अपडेट कर सकती है। यह मोबाइल एप्लीकेशन 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान और 450 शहरों के 24 घंटों की जानकारी प्रदान कर सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौसम के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप होगी ये। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भी मैंने आपको ये खबर भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। मैंने बताई थी कि भारत जो है पश्चिमी बंगाल से और बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन चला रहा है। बिल्कुल उसी से मिलती जुलती खबर है। खबर है भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? दोस्तों, ये पर आपको गलत है, ये हटा दें। ये भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों, भारत जो है पश्चिमी बंगाल से कहाँ के लिए ट्रेन चला रहा है? आप जानते हो, सभी जानते हो, बांग्लादेश के लिए। तो रेल इंजन किसको दिए हैं? बांग्लादेश को दिए हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या है पूरी खबर, और आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में गेदे रेलवे स्टेशन से इन इंजनों को हरी झंडी दिखाई गई।
इन रेल इंजनों को बांग्लादेश के दरसाना, बांग्लादेश का जो दरसाना एक रेलवे स्टेशन का नाम है, बांग्लादेश का दरसाना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया जाएगा। यह इंजन 3300 हार्स पावर वाले WDM-3D लोको इंजन है, जिसकी उम्र 28 साल या उससे अधिक होती है दोस्तों। यानी ये जो रेलवे में कार्यरत रहेगा ये इंजन, वो 28 साल या उससे अधिक उम्र तक कार्यरत रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने किस देश में कॉटन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मालदीव, बांग्लादेश, और ऑप्शन नंबर सी ईरान, या ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। हाँ जी, वियतनाम में कॉटन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। और आज का आखिरी प्रश्न है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आपका एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। संयुक्त राष्ट्र ने दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की है? 70%, 60%, 50% या 65%? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 70% की गिरावट हुई है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में। अब हुई क्यों है ये गिरावट? ये गिरावट हुई है कोरोना महामारी के कारण, जिससे कि जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम फैल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोरोना से कहीं कुछ नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ है। ये थे आज के कुछ सवाल और अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। और दोस्तों ये बुक्स आज मैंने केवल आपके लिए एक ही बुक्स लिखी है, वो इसलिए क्योंकि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट बुक है। क्या है इसमें खास, आइए समझते हैं। बुक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जो लिखी गई है डॉक्टर एस जयशंकर। अब सब जानते होंगे डॉक्टर एस जयशंकर कौन है। अब डॉक्टर एस जयशंकर कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, डॉक्टर एस जयशंकर कौन है। ठीक है दोस्तों, इस बुक के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया। इस पुस्तक को जिस प्रेस ने प्रकाशित किया उसका नाम है हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में अतीत की 3 बड़ी विदेश नीतियों पर फोकस किया। ठीक है दोस्तों, जिससे 1947 के विभाजन की आर्थिक सुधार में की गई देरी और परमाणु विकल्प संबंधी कवायद का लंबा होना शामिल है। यानी जो 1947 में जो विभाजन हुआ उसके आर्थिक सुधार में जो देरी की गई, जो 3 विदेश नीतियां हैं पुरानी, उन पे इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे एस जयशंकर कौन है। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है दोस्तों, इंडिया के वर्तमान विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। ठीक है दोस्तों, फोटो भी बनी है, माइंड में छाप लो। क्लियर है? तो ये थे आज की कुछ सुर्खियाँ। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।